नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या। लाइसोसोम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज डी दुबे ने किया था। अगर पूछ दिया जाए कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो सी डी दुबे ने किया था। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि आपका हो गया पंखा, घर में आपका विद्युत मोटर, जो वह यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाला। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस यह जो है आँख का एक भाग है, जो कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब आपके आँख में प्रकाश जाता है अधिक से अधिक, तो वह जो है कि उसको नियंत्रित करता है। और फिर अगर आप प्रकाश से अचानक अंधेरे में आएंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा देर के बाद कुछ दिखाई दे लगता है, क्योंकि वह जो है कि अधिक प्रकाश में ज़्यादा क्या होता है, वह फैल जाता है और सिकुड़ जाता है अचानक अंधेरे में आने के बाद। इसलिए वहाँ पर थोड़ा देर के बाद दिखाई देता है। इसे आइरिस के कारण ही ऐसा होता है। तो आँख में आइरिस का काम है कि प्रकाश जो हमारे आँख में आते हैं उसे नियंत्रित रखता है। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पलट पर बन सकता है, या वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु जो होता है आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। अब देखिए, अगर आपको 2 नंबर से पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए। समतल दर्पण के बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह आकार में वस्तु के बराबर वह आभासी होता है। यानी समतल दर्पण जो हम लोग घर में दर्पण जो आईना का प्रयोग करते हैं, उसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। आप दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु को रखिएगा, जितना दूरी पर आप रहिएगा, उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसे 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं समतल दर्पण के बारे में। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक बार जब उसे परिवर्तन किया जाए तो दोबारा वह उसी अवस्था में नहीं आएगा, यानी कि नया पदार्थ बन जाता है। तो लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का अपघटन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त तीनों।
अब देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, यानी कि जो पदार्थ है उसका गुण सदा के लिए बदल जाता है एवं नया पदार्थ बन जाता है जिसका गुण मूल पदार्थ से सर्वदा भिन्न होता है, जिसका कि मतलब कि जो पदार्थ है वह नया पदार्थ बन जाता है और उसका गुण पहले वाले से बदल जाता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, कोयला का जलना आदि। प्रश्न है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले दिया, तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोरेनसन ने दिया पीएच स्केल। अब देखिए इसका व्याख्या से समझते हैं। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल में अम्ल क्षार का मापक 0 से 14 अंक तक होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। 7 से कम जिसका भी पीएच मान होगा वह अम्लीय होगा और पीएच 7 होने पर उदासीन, यानी कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा तथा पीएच 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा, यानी जिस पदार्थ का पीएच स्केल 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा, जिसका 7 होगा वह उदासीन होगा, जिसका 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जीई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई उपधातु है। प्रश्न है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3n²। अगला प्रश्न है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है? प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल महत्तम सेल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है 1 पीएम यानी पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। अगला प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
तो कल फिर मिलते हैं।